हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन। वर्ड जो है आपके लिए नया नहीं है। 9th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को बता दी जाती है साइंस में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। ये सारी चीजें जो है आपको बता दी गई थी। फिर भी दोबारा से हम इस चीज को शुरू कर रहे हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको वो सारी चीजें जो है वो रिपीट करा देता हूं। देखिए, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, मोस्टली सबको पता है। यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज इन एन यूनिवर्स जो एक दूसरे पे अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी दो बॉडी जो पूरी यूनिवर्स में है वो आपस में जो फोर्स लगा रही है वो कहलाती है ग्रेविटेशन फोर्स। फिर हम कहते हैं जी, फिर ग्रेविटी किसे कहते हैं। ग्रेविटी इसका स्पेशल केस है। सिर्फ एक वर्ड हमने बोलना है, उसके बाद ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटी बन जाता है। वो क्या कि जो दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, अगर उन दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी अर्थ हो जाए तो वो बन जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं और जिसमें अर्थ को कंसीडर किया गया है तो कहलाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर आपने अर्थ को छोड़ के बाकी कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, यूनिवर्स के कोई दूसरे प्लेनेट ले लिए, कुछ भी ले लिया, तो वो अट्रैक्शन फोर्स कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अलग से नई चीज बताने वाली नहीं है। एक चीज और जो आपने पढ़ी हुई है वो है फ्री फॉल। कि फ्री फॉल किसे कहते हैं। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ओनली। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। अगर आपको नोट करनी है तो आप जो मैं बोला है उसी को नोट कर लेना। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ओनली। जो सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस में मोशन होगा उसको फ्री फॉल बोलेंगे। जैसे किसी पेड़ से कोई चीज टूट के गिरती है तो जब तक वो पेड़ पे लगा हुआ था वो फल, तब तक उस पे पेड़ की फोर्स थी उसको बांध के रखने के लिए। जैसे ही वो टूट गया तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब वो जो नीचे गिर रहा है वो टोटली किसके इन्फ्लुएंस में है, अर्थ के इन्फ्लुएंस में। एक तो कोई चीज धक्के से, धक्के का मीनिंग, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक ईंट आपने ले ली और उसको एक रस्सी से बांध लिया और आप तीसरी मंजिल पे खड़े हो गए, आप अपने ईंट को नीचे लटका दिया। अब ईंट ऊपर से नीचे तो आ रही है लेकिन आप धीरे धीरे रस्सी छोड़ रहे हो तो वो आ रही है। तो ये फॉल तो हुआ तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आने का, लेकिन फ्री फॉल नहीं हुआ क्योंकि आप उसको अपने कंट्रोल से नीचे भेज रहे हो। लेकिन जब फॉल उस टाइप का हो कि सिर्फ अर्थ ही कंट्रोल करती है, जैसे कोई पेड़ से फ्रूट टूटा और नीचे अर्थ पे आके गिरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। एक चीज और फिर जो चौथी हमने 9th में पढ़ी है, हम जिसको रिवाइज करना जा रहे हैं, वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन को जनरली आप ए से डिनोट करते हो, लेकिन जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है तो उसके लिए आप स्मॉल जी का यूज करते हो। 9th में भी किया है आपने स्मॉल जी का यूज। किसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, अपने आप गिरती है, तो उस फ्री फॉल के दौरान जो एक्सीलरेशन उसके पास होता है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए उस एक्सीलरेशन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ नाम चेंज हुआ, डेफिनेशन चेंज हुई, सिंबल चेंज हुआ, काम वही है। एक्सीलरेशन का मीनिंग भी मोशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी मीनिंग मोशन। एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन को भी मेजर करते थे मीटर, किसमें मेजर करते थे एक्सीलरेशन को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी हम किसमें करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बस डिफरेंस क्या याद रखना है आपको कि जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू अर्थ पे अलग अलग है, डिस्टेंस के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हम जो है बेसिक चीजें लेके चल रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं छोटी सी, फिर हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि किसी बॉडी का वेट क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी किसे कहते हैं। इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हमने 9th क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है।
मास जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स। जैसे कि अगर मेरा मास 70 kg है तो मैं उसको वेट नहीं बोलूंगा। जनरली कोई आपसे क्वेश्चन करता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको साइंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो ये पूछता है आपसे कि आपका वेट कितना है, यही पूछा जाता है। ज्यादा पतले हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि आपने अपना वेट किया। अब उसने कह तो दिया वेट, लेकिन आप तो आंसर मास का देते हो। आप कहते हैं किया था, मेरा तो 55 kg आया। अब आपने 55 kg बता दिया, किलोग्राम तो मास की यूनिट है। पूछा गया आपसे वेट, आंसर दिया जा रहा है मास में, और सामने वाला भी ओके बोल रहा है, क्योंकि उसने पूछा आपसे मास ही था और उसने वेट वर्ड यूज किया। तो मास तो जो है वो फिक्स है, केजी किलोग्राम से मेजर करते हैं। जो अर्थ पे है वही दूसरे प्लेनेट पे भी होगा, जहां भी जाओगे मास में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन वेट जो है वो किलोग्राम से मेजर नहीं होता। वेट जो है वो फिक्स नहीं है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाता है। यहाँ कुछ और है, मुंबई में कुछ और होगा, केरल में कुछ और होगा, चांद पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा। वेट चेंज होता रहता है, क्योंकि वेट क्या है, वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा वेट के बारे में, वेट आपको कंफ्यूज ना करें। वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, देखिए, वेट ऑफ अ बॉडी, इट इज अ gravitational pull exerted by Earth on an body towards its center। अब ध्यान दीजिए, ये जो पुल है, पुल और पुश क्या कहलाता है, फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, फोर्स क्या होता है, या तो पुल या पुश। तो ये फोर्स है। अर्थ हर चीज पे फोर्स लगाती है अपने सेंटर में खींच के रखने के लिए, और उसी फोर्स को जो है वेट बोला जाता है। तो अब देख लीजिए फॉर्मूला क्या बोलेगा, ये फोर्स है तो फोर्स इक्वल होती है m इंटू ए। लेकिन यहाँ तो अर्थ रोल प्ले कर रही है, तो ए की जगह आ जाएगा जी, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट। ये है वेट का फॉर्मूला। एम में लिखा तो फोर्स हो गई, ए की जगह जी लगाया तो वेट हो गया। यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। तो अब ध्यान रहे, कोई आपसे वेट पूछे तो आपको वेट बताना है, तो कैसे बताना है, जितना आपका मास है उसके साथ जी की वैल्यू तो सबको पता होगी, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये 9.8 जो है वो अर्थ के सरफेस पर है। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी चेंज हो जाएगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी चेंज हो जाएगी। चेंज का मीनिंग कम होगी या ज्यादा होगी वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, वो भी बताया जाएगा कि ऊपर जाने पे कम हो रही है या ज्यादा, या नीचे जाने पर कम ज्यादा हो रही है, वो भी बताया जाएगा। तो यूनिट जो है वेट की वो क्या रहेगी आपके पास, न्यूटन रहेगी। जहां जहां जी की वैल्यू चेंज होगी वहीं वहीं वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट का जो है वो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले भी किया है, 9th क्लास में भी सेम लो किया है, वही है, बस थोड़ा सा 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। नाउ वी आर ग्रोन अप फ्रॉम 9th to 11th, तो थोड़ा सा तो ऐड इसमें आएगा ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है वही, कि ये कहता है कि हर बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही चीज आपने पढ़ी हुई थी 9th क्लास में, वही स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स
each other, this force of attraction is directly proportional to product of masses of body and inversely proportional to square of distance between them। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज के मास के। अगर कोई एक बॉडी ये है m1 और एक बॉडी ये है m2, बीच का डिस्टेंस r, ये इसको खींच रही है अपनी तरफ, ये इसको खींच रही है, तो जो फोर्स लगेगी वो दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करेंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है कैपिटल G। सबको पता है कैपिटल G क्या है। फर्स्ट चैप्टर से आप फर्स्ट यूनिट से 11th में करते आ रहे हैं कि इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिवर्सल? बिकॉज द वैल्यू ऑफ G इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। G की वैल्यू को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी मेजर करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है वैल्यू किसमें? SI यूनिट में। अगर आप इसको CGS सिस्टम में करोगे तो CGS सिस्टम में वैल्यू है 6.67 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी आपने ऐसा किया होगा जिसमें यूनिट ऑफ कन्वर्जन जो हम करते हैं यूनिट फर्स्ट में, कि आपको ये वैल्यू दे दी होगी और ये बोला होगा G की वैल्यू को SI सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाएं। ये क्वेश्चन भी आपके पास आता है, तो वो मैंने लिखा यहाँ पर। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता दिया G की वैल्यू के बारे में। डायमेंशन फॉर्मूला और रह गया G का। अच्छा, G का यूनिट क्या है? G की ये यूनिट है, G की SI यूनिट जिसे आप बोलते हो। और डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है, m-1 L3 T-2। ये है डायमेंशन फॉर्मूला जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, ये चीज आपने 9th में भी की है, बस आपको हो सकता है ये थोड़ी सी चीज हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई है। जो नई चीज यहाँ ऐड हुई है वो क्या है वो देखिए, वो है न्यूटन्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। क्योंकि ये जो स्केलर और वेक्टर का रोला है, जो 2D और 3D रेजोल्यूशन वेक्टर है, ये सब आपने 11th में सीखा है। ये है बेसिक। 9th क्लास का बच्चा भी इसको 80% तक कर सकता है, सिवाय 1-2 लाइनें छोड़ के नीचे की। अब आप इसमें नया क्या करोगे, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, वेक्टर का मीनिंग ये है कि अब तक जो हम बातें कर रहे थे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो रही थी, वैल्यू की हो रही थी। हमने कोई डायरेक्शन से रिलेटेड बात नहीं की, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कौन किस डायरेक्शन में है। वी आर ओनली डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस। दो मास है m1 और m2। ये मास इस पे अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है,
अपनी तरफ खींच रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन है ये, खींचना तो इसी तरीके को कहते हैं, और वो फोर्स है F। लेकिन अब इस F को आपको नाम देना पड़ेगा, तो इस F को मैं नाम क्या दूंगा, तो देखिए ये फोर्स है F21। क्या मीनिंग हुआ इसका, फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट, ये ऐसे बोला जाता है इसको। F21 का मीनिंग है फोर्स ऑन सेकेंड, ये सेकंड बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट, तो फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। अब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स लगा रहा है उसको नाम देंगे F12, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ये चीज। वेक्टर के लिए आप फोर्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दोगे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसने इसको खींचा ये वाली फोर्स से, तो इस तरफ खींचा, तो जो डिस्टेंस था r वो इसके खींचने का है, तो सिंबल उस पे भी क्या होगा, R12। ये वाला R इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम लिखा, R12। जब इस वाले फोर्स की बात होगी तो डायरेक्शन ये होगी, तो फिर R क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला डिस्टेंस, इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला डिस्टेंस। अब हम इसको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। देखिए पहले फोर्स 21, ये वाली फोर्स की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, G m1 m2 r का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। तो फिर बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या रह गया, डायरेक्शन तो कहीं आई नहीं। आपने सिर्फ क्या किया कि एक F के ऊपर जो है वो वेक्टर का साइन लगा दिया, और तो फॉर्मूला सेम है। फिर इतनी सारी चीजें बताने का बेनिफिट क्या था अगर सारी चीज सेम ही थी। वो तो हम ये भी बता देते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगा दो भाई। अभी वो फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक चीज और उसके साथ ऐड करनी है, और वो है R21 का यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यानी कि अगर मैंने मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर कर दिया, तो अगर इसकी वैल्यू 5 थी, टोटल 5 थी, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट वेक्टर का तो वैल्यू 1 होती है, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर अभी भी मैग्नीट्यूड कितना ही होगा, 5। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन तो होती है। यानी कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करने पे अब इस टर्म को क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई कि फोर्स है ये 21 और किस डायरेक्शन में लग रही है, R21 की डायरेक्शन में। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली आप F12 निकालोगे तो वो भी होगा G m1 m2 r स्क्वायर, और उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए R21 और R12 एक्चुअल में तो इतने ही है तो डिस्टेंस इतना ही। एक बार इसको ये नाम दे रहे हो, एक बार ये नाम दे रहे हो, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ R21 जो है वो इक्वल है R12 के, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, इसलिए ये इसके किसके इक्वल है, माइनस ऑफ इसके। डायरेक्शन का तो सारा यहाँ पर जो पंगा है वो डायरेक्शन का ही तो है वेक्टर में, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये आ गया। इसको वहां अगर यूज करें, कैसे यूज करें, R12 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, माइनस ऑफ R12, पुट इन 1, इसको पुट करने जा रहे हैं 1 में, तो देखिए क्या बन जाएगा 1 F21 G m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दिया R12 और माइनस साइन आ गया आगे, ये आ गया। ये है इक्वेशन 3। अब आप जरा ध्यान से सेकंड और थर्ड को देखो और ये बताओ क्या डिफरेंस है। G भी है, m1 भी है, m2 भी है, अपॉन में r स्क्वायर भी है, यहाँ R12 का यूनिट वेक्टर है, यहाँ भी R12 का यूनिट वेक्टर है।
चेंज है सिर्फ माइनस का। 2 मिनट के लिए अगर माइनस को भूलो तो ये बिल्कुल सेम है। ये चीज किसके इक्वल है? F12 के। तो मैं यहाँ पर F12 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? F21 इज इक्वल टू माइनस साइन, और इस पूरे की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी F12। तो ये चीज किसको दिखाता है? ये है न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। की दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये है वेक्टर फॉर्म हमारे पास न्यूटन की। इस लॉ की जो है ये हमारे पास जो है वो वेक्टर फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक इस यूनिट का, जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा, उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी और कुछ बेसिक टर्म जैसे व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज फ्री फॉल, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से स्टडी किया और ये जो है हमने वैल्यू निकाली है वेक्टर फॉर्म की, जिसे आपने रिवाइज कर लेना है।